हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। तो प्रस्तावना देखते हैं कि आधुनिक आर्थिक जगत में मुद्रा तमाम आर्थिक प्रवृत्तियों के केंद्र स्थान पर है, क्योंकि बिना रुपए पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से मुद्रा पर डिपेंड रहना पड़ता है। आज व्यक्ति को आवश्यकताएं संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय हेतु मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है और मूल्य का संग्राहक भी है। भविष्य में जन्म लेने वाली आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु लोग मुद्रा की बचत करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, जिसमें वह सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए परस्पर विनिमय द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं का आपस में आदान प्रदान कर अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करके अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रारंभ के समय मतलब प्राचीन समय में मनुष्य अपने पास जो वस्तुएं और सेवा में हो उनके बदले में अपनी अन्य आवश्यकता की वस्तुएं एवं सेवाएं दूसरे से प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रथा को वस्तु विनिमय प्रथा या बदला पद्धति कहते हैं। प्राचीन समय में क्या होता था कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानते हुए एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता था। सपोज़ किसी एक व्यक्ति के पास गेहूँ है, दूसरे व्यक्ति के पास चावल है, और चावल वाले व्यक्ति जिसके पास चावल है उसे गेहूँ की यदि आवश्यकता है तो वो क्या करेगा, जिसके पास गेहूँ है उसके पास से गेहूँ लेगा और उसके बदले में उसे चावल देगा। तो ये कौन सी प्रथा कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रथा। वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। अभी हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रथा की क्या मर्यादाएं थी जिसके कारण कि वह प्रथा कम प्रचलन में आई। शुरुआत के वर्षों में ग्रामीण व्यवस्था, कृषि के परस्पर व्यवहार एवं बहुत कम ज़रूरत वाला सादा जीवन था। मतलब लोगों की आवश्यकताएं तब कैसी थी? कम थी, और लोग जीवन यापन जो करते थे वो कैसा जीवन जीते थे? एकदम सादा। अर्थात वस्तु विनिमय प्रथा द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता था। जैसे किसान गेहूँ पैदा करके स्व उपयोग के लिए गेहूँ रखकर बाकी अतिरिक्त गेहूँ देकर चावल, कपड़ा, जूता, चप्पल इत्यादि प्राप्त करता है। जूता चप्पल बनाने वाला जूता चप्पल के बदले में अनाज, कपड़ा, घी इत्यादि प्राप्त करता है। ज्ञान प्रदान करने वाला शिक्षक ज्ञान के बदले में अनाज प्राप्त होता, और कलाकार को भी मनोरंजन के बदले में वस्तुएं प्राप्त होती थी। इस प्रकार लोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते थे। परंतु समाज और आर्थिक जगत का विकास होने से और जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होने से आवश्यकताएं नितांत बढ़ने लगी, बदलने लगी और सूक्ष्म होने लगी। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण बदला प्रथा में अनेक मर्यादाएं सामने आई। अब परस्पर के प्रत्यक्ष व्यवहार कम हो गए और आवश्यकताएं अधिक हो गई। वस्तु विनिमय प्रथा की मुख्य मर्यादाएं कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो अभी हम देखते हैं कि पहली मर्यादाएं क्या है कि आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की समस्या। आर्थिक सामाजिक विकास होने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी और अर्थतंत्र सरल से कैसा हो गया? जटिल हो गया। पहले गेहूँ देकर चावल प्राप्त करना या चावल देकर कपड़ा प्राप्त करना होता था। ये बहुत सरल था, लेकिन अब उतना सरल नहीं रहा, क्योंकि जिसके पास चावल थे उसे गेहूँ की ज़रूरत नहीं थी, उसे चावल के बदले कपड़े की ज़रूरत थी, और जिसके पास कपड़ा था उसे बदले में चावल की नहीं बल्कि कपड़े के बदले में घी चाहिए था। इसी प्रकार वस्तु विनिमय प्रथा में परस्पर तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य था, और अविभाज्य वस्तु के बदले में विभाज्य वस्तु का विनिमय किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न भी उपस्थित था। तो इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। दूसरी समस्या है मूल्य संग्रह की समस्या।
वस्तु विनिमय प्रथा में व्यक्ति को मूल्य संग्रह के बारे में अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर मूल्य का अर्थ विनिमय वस्तु से है। किसान गेहूं का उत्पादन करके गेहूं के बदले में जूता, चप्पल या कपड़ा प्राप्त करे, परंतु दिन प्रतिदिन उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने से अतिरिक्त गेहूं को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। गेहूं का संग्रह हो तो भविष्य में गेहूं देकर फिर से जूता, चप्पल, कपड़े, चावल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु गेहूं को लंबे समय तक किस प्रकार से सुरक्षित रखें, इस प्रकार की जो दिक्कत थी वह सामने आई। व्यक्ति मेहनत करके जिन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता हूँ और उसके बदले में तत्काल वस्तु या सेवा प्राप्त करना पड़ता, परंतु इन उत्पादनों को उस स्वरूप में विनिमय मूल्य सुरक्षित रखना खूब कठिन कार्य है। तीसरी समस्या है मूल्य मापन की समस्या। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के बाद औद्योगिक आर्थिक जगत में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य मापन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। मतलब कि कीमत को मापना। गेहूं के सामने चावल का विनिमय करना था, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब गेहूं के सामने अनेक वस्तुएं आने से जिसमें विनिमय दर को याद रखना या निश्चित करना मुश्किल है, 1 मन गेहूं के बराबर 2 मन चावल, 1 मन गेहूं के बराबर 10 मीटर कपड़ा, 1 मन गेहूं के बराबर कितना घी और कितने घी के बराबर कितना कपड़ा या कितना चावल, यह निश्चित करना और उसके अनुसार व्यापार करना कठिन हो गया, जिसके लिए एक सर्वसामान्य मापदंड भी आवश्यक हो गया। इस प्रकार आवश्यकताओं का परस्पर सामंजस्य के अभाव के कारण मूल्य संग्रह की आवश्यकता मूल्य के मापदंड के रूप में कोई एक माध्यम आवश्यक हो गया, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रथा का क्या हो गया, अंत हो गया। और किसकी खोज हुई? मुद्रा की खोज हुई। अभी हम देखते हैं कि मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, मतलब कि कैसे मुद्रा उत्पन्न हुई और उसका विकास कैसे हुआ। जब वस्तु विनिमय प्रथा अमल में थी, तब तक मूल्य का संग्रह और विनिमय जो था वो कैसा हो गया था, सरल था, लेकिन उसे और सरल बनाने के लिए सर्वमान्य माध्यम के रूप में पशु का उपयोग शुरू हुआ। भारत में विशेष रूप से गाय को धन के रूप में देखा गया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में अनाज का उत्पादन हुआ। वर्तमान में उपयोग के लिए अनाज रखने के बाद बढ़े हुए अतिरिक्त अनाज से पशु खरीदे गए और आवश्यकता पड़ने पर उनको बेचकर अनाज प्राप्त कर लेते। व्यक्ति अनाज के बदले में पशु प्राप्त करते और पशु देकर कोई भी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करते। इस प्रकार गाय, भैंस, घोड़ा जैसे पशु विनिमय का माध्यम बने एवं मूल्य के संग्राहक बने। विनिमय के माध्यम के रूप में और मूल्य के संग्राहक के रूप में पशुओं का उपयोग भी मर्यादित हो गया, क्योंकि पशु बीमार पड़े या उनकी मृत्यु हो तो मृत्यु को प्राप्त हो तो दीर्घकाल तक उस स्वरूप में मूल्य का संग्रह नहीं किया जा सकता और भौतिक रूप से निश्चित सीमा से अधिक पशुओं को रखना भी मुश्किल कार्य था। आवागमन में भी परेशानी सर्जित हुई, इसलिए बाद में कीमती पत्थरों का उपयोग होने लगा। राजाशाही व्यवस्था आने से सिक्कों की शुरुआत हुई और राजधानी तथा नगरों में सिक्कों को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, परंतु उसका उपयोग बहुत सीमित विस्तार एवं लोगों में हुआ। लोकशाही का उद्भव तथा औद्योगिकीकरण आधुनिक मुद्रा के स्वरूप के लिए प्रेरक बल बना। केंद्रीय सत्ता के पीठ बल द्वारा निर्गमित की गई मुद्रा को सर्वसामान्य स्वीकृति प्राप्त हुई और विनिमय के माध्यम के रूप में उसे तेजी से मान्यता प्राप्त हुई। मूल्य के संग्रह के रूप में भी आधुनिक मुद्रा अधिक सफल रही। बैंकिंग व्यवस्था के विकास के फलस्वरूप मूल्य का संग्रह तथा स्थानांतरण बहुत तेज एवं सरल बना। तो इस प्रकार से मुद्रा का उद्भव हुआ और उसका विकास धीरे धीरे होता गया। आगे हम देखेंगे कि मुद्रा का क्या अर्थ है और उसका क्या कार्य है।